हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 27वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वहीं अपनी कार में बैठा अर्जुन गुस्से से पागल हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सीट से टिक कर बैठ गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, मान्यता का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। अर्जुन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने खुद में बुदबुदाया, मन्नू तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में बसा हुआ है। तुम्हें देखकर मैं कभी नाराज़ हो ही नहीं सकता। गुस्सा और नाराज़गी तुम्हारा चेहरा देखते ही कहीं गायब हो जाते हैं। तुमसे सिर्फ मुझे मोहब्बत है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फिर कार स्टार्ट कर दी। मान्यता का ख्याल उसके गुस्से को अब धीरे धीरे शांत कर रहा था, लेकिन मिसेस खुराना की हरकतें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। वो जानता था कि मिसेस खुराना के इरादे नेक नहीं हैं और अगर उसने फिर से कुछ गलती करने की कोशिश की तो वो उसे बख्शेगा नहीं। उधर आरुष अपने ऑफिस में बैठा बेचैन हो रहा था। उसने अर्जुन को कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कॉल कट हो जाती। वो समझ नहीं पा रहा था कि अर्जुन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में क्या सोच रहा होगा। उसने तय किया कि अर्जुन से बात किए बिना उसे चैन नहीं मिलेगा। आखिर इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए उसने दिन रात मेहनत किया था। आरुष ने अपने लैपटॉप पर मिसेस खुराना के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसे सब कुछ ऐसा सबूत चाहिए था जो अर्जुन के गुस्से की वजह साफ कर सके। तभी उसकी नज़र एक पुरानी इन्फॉर्मेशन पर पड़ी, जिसे देखकर आरुष की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दूसरी ओर अर्जुन कार चलाते हुए सोच में डूबा हुआ था। उसे अब तक मिसेस खुराना पर किए गए वार्निंग पर भी अफसोस नहीं था, लेकिन मान्यता को लेकर उसकी फिक्र बढ़ती ही जा रही थी। वो सोचने लगा, अगर मिसेस खुराना ने फिर से कोई चाल चली तो क्या होगा। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब सिर्फ एक चीज़ थी, मान्यता की सेफ्टी। उसे अब सिर्फ एक ही डिसीजन लेना था, मिसेस खुराना को हमेशा के लिए ख़त्म करना या मान्यता को उससे दूर रखना। अर्जुन ऑफिस ना जाकर सीधा जानकी जी के घर की तरफ चला गया, क्योंकि उसके दिल में जो बेचैनी हो रही थी वो सिर्फ मान्यता के गले लगने के बाद ही ख़त्म हो सकती थी। वैसे भी शाम के 6 बज चुके थे और उसे पता था कि सगाई की तैयारियां चल रही होगी। घर पहुंचते ही उसने अपनी गाड़ी आंगन में रोकी और कार से बाहर निकलकर तेज कदमों से अंदर की ओर बढ़ गया। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि सगाई की पूरी तैयारियां हो चुकी थी। घर में रंग बिरंगी की लाइटें से सजा हुआ घर था। ताज़े फूलों की महक पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। अभी तक कोई मेहमान नहीं आया था, लेकिन थोड़ी ही देर में मेहमानों का आना शुरू हो जाता। तभी उसने एक नज़र एक कमरे पर पड़ी, जहाँ से लड़कियों की हंसी की आवाज़ें आ रही थी। अर्जुन को अंदाज़ा हुआ कि वो शहर कमरा का होगा, जहाँ ब्यूटिशियन उसे सगाई के लिए तैयार कर रही होगी। अर्जुन बिना किसी की परवाह किए तेज कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। जब वह कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि मान्यता बालकनी के झूले पर आराम से लेटी हुई थी। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ा और धीरे से उसके सिर को उठाकर अपनी गोद में रखा और प्यार से उसके माथे पर एक किस किया। मान्यता गहरी नींद में थी। उसे अर्जुन के आने की आहट भी महसूस नहीं हुई। अर्जुन ने बड़े प्यार से मान्यता के चेहरे को निहारा और मान्यता से बोला, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में बसा हुआ है। मेरी मोहब्बत से ही ये चेहरा इतना खूबसूरत लगता है। तुम नहीं जानती हो कि तुम्हें अपने पास देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। मेरे दिल में जो बेचैनी थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस बेचैन दिल का चैन तो सिर्फ तुम हो। अर्जुन मान्यता के माथे को फिर से चूमता है और उसकी गोद में सोई हुई मान्यता की मासूमियत को देखते हुए उसकी सारी टेंशन माया कहीं गायब सी हो गई थी। अर्जुन मान्यता के सिर को हल्के से सहलाते हुए सोच में डूब गया। उसकी मौजूदगी में जो सुकून था वो किसी और में नहीं मिला। मान्यता की मासूमियत और उसके लिए अर्जुन की बेइंतहा मोहब्बत ने उसे हर बार उसे अपने करीब खींच लिया। वो जानता था कि इस वक्त मान्यता को उसके बच्चे के साथ कई दर्द और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन उसकी वजह से वो खुद भी टूट रही होगी। लेकिन उसकी हिम्मत ने अर्जुन को और भी मजबूत बना दिया था। थोड़ी देर बाद मान्यता की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने खुद को अर्जुन की गोद में पाया। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम कब आए यहाँ इतनी जल्दी? मुझे लगा कि तुम बिज़ी होंगे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जहाँ भी रहूँ पर तुम्हारे पास आने की वजह हमेशा ही ढूंढ लेता हूँ। अभी
आज भी वही बेचैनी थी जिसे ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। उसने प्यार से उसके बालों को सहलाया। मान्यता हल्के से उठी और अर्जुन के सामने बैठते हुए बोली, सगाई की तैयारियां हो रही है और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई। अर्जुन ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तैयारी तो हो गई है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कुछ पल चाहिए थे। मुझे सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए कि सब कुछ ठीक होगा और तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी। मान्यता ने अर्जुन की आंखों की गहराई में देखा, जहां उसे अपने लिए सिर्फ प्यार और जुनून ही नजर आया। वह जानती थी कि अर्जुन हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों ही न हो। अर्जुन ने धीरे से मान्यता का हाथ पकड़ा और कहा, शहर और अंगद की सगाई और शादी के बाद हम कहीं बाहर घूमने चले, किसी शांत सी जगह पर जहाँ हमें कोई जानता न हो, सिर्फ हम दोनों, क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ मैं, और तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें खुश देखना ही अब मेरा मकसद है, और जो तुम्हें दुख पहुँचाएगा उसे तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मान्यता ने हल्के से उसकी तरफ सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुमारी नज़र आ रही थी। वो जानती थी कि अर्जुन उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती। तभी बाहर से किसी की आवाज़ देने की आहट हुई। अर्जुन और मान्यता दोनों ने एक दूसरे को देखा और मान्यता उठकर तैयार होने के लिए कमरे की तरफ आगे बढ़ी। अर्जुन उसे देखता रहा। उसके दिल में इस बात का यकीन बढ़ता ही जा रहा था कि जो भी होगा वो हर हाल में मान्यता के साथ ही रहेगा, उसकी ढाल बनकर। अर्जुन की नज़रें मान्यता का पीछा कर रही थी और उसने अपने मन में खुद से वादा किया कि चाहे जो भी हो वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अर्जुन कमरे में आया तो उसने देखा कि मान्यता ने उसकी सगाई में पहनने वाले सारे कपड़े निकाल कर बेड पर रख दिए हैं और वह खुद बाथरूम में शावर लेने चली गई है। अर्जुन बेड पर साइड में पीठ के बल लेट गया और वो ऊपर सीलिंग को घूरने लगा। उसके दिमाग में अभी भी मिसेस खुराना वाली हरकतें ही चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक औरत इतना नीचे कैसे गिर सकती है, जबकि उनकी तो इज्जत उनके लिए सबसे कीमती होती है। तभी उसे बाथरूम का डोर खुलने की आवाज़ आई तो अर्जुन ने सामने की ओर देखा तो एक पिंक बाथरूम पहने मान्यता उसके सामने आकर खड़ी हुई। अर्जुन ने मान्यता को देखा और वो बेड पर उठकर बैठ गया। उसने मान्यता के हाथ को पकड़ा और एक झटके में उसे खींचकर अपनी गोद में बैठाया और उसके गीले बालों को आगे की तरफ करते हुए उसने मान्यता की गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, बीबी इस तरह से मेरे सामने मत आया करो, मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। अगर तुम्हें फिर भी वैसे ही परेशान किया तो तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। मान्यता ने अपनी कोहनी से अर्जुन के पेट पर मारते हुए कहा, बदमाशियाँ करा लो आपसे, सिर्फ आपकी ऐसी हरकतें क्यों करते हो अर्जुन? चलिए मुझे छोड़िए और जाकर आप भी शावर ले लीजिए और जल्दी से तैयार हो जाइए, नहीं तो अभी मॉम और माँ दोनों आ जाएंगी हमें बुलाने के लिए। शहर ने पहले ही कह दिया कि हमें लेट बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी। फिर उनसे कुछ सोचते हुए अर्जुन से पूछा, एक बात पूछूं आपसे? बहुत दिनों से ये मेरे दिल में था लेकिन पूछ ही नहीं पाई। अर्जुन ने मान्यता के गाल को पकड़कर उस पर किस करते हुए कहा, हाँ एक क्या 10 बातें पूछो, मैं जवाब भी दूंगा सभी के। तभी अर्जुन का मूड ठीक हो चुका था क्योंकि मान्यता उसकी बाहों में थी। मान्यता ने सीरियस टोन में अर्जुन से पूछा, मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि शायद आरुष शहर से प्यार करता है। उसकी आंखों में दिखता है कि वो शहर से कितना प्यार करता है। जब भी वो शहर के पास आता है, उसके सामने आता है, जब तो उसकी आंखें सिर्फ शहर पर ही टिकी रहती है, लेकिन जब शहर उसकी तरफ देखती है तो वो अपनी नज़रें फेर लेता है। वो हमेशा उसकी केयर करता है। उसे अगर कभी किसी की ज़रूरत हो तो वो अंगद के बाद सबसे पहले वही इंसान है जो शहर को सपोर्ट करता है। मुझे कई बार ऐसा लगा कि आरुष शहर से प्यार करता है, लेकिन मैंने आपसे पूछा नहीं, पर आज पूछ रही हूँ, बताओ ना क्या ऐसा है या सिर्फ ये मेरा वहम है? ये कहते हुए मान्यता अर्जुन के चेहरे को देख रही थी। वही मान्यता के सवाल को सुनकर अर्जुन एकदम चुप सा हो गया था। उसने कुछ देर तक तो कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, हाँ आरुष शहर से प्यार करता है, लेकिन उसने कभी भी शहर को ये बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो डरता है रिजेक्शन से, वो डरता है नाकामयाबी से, वो डरता है
अपनी मोहब्बत को खोने से, क्योंकि अभी आरुष को ये लगता है कि अगर उसने नहीं बताया तो शहर उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि आरुष उससे प्यार करता है या नहीं। उसके दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन अगर उसने ये बता दिया और उसके दिल में मोहब्बत जाने के बाद भी शहर ने उसे अंगद के लिए छोड़ दिया तो वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वो शहर को अपने दिल के जज्बात पता चलने ही नहीं देता। अर्जुन के मुंह से ये सब सुनकर मान्यता को तो बहुत बुरा लग रहा था कि आरुष जिसे उसने इतना प्यार करता है वो उसे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी और की है। और ऐसा नहीं कह सकते कि शहर को आरुष के बारे में बताकर उसे अंगद से दूर करके और उसके हाथों में सौंप दे, क्योंकि शहर एक जीती जागती इंसान है जिसे अपने फैसले लेने का हक खुद है, न कि किसी और के हाथों की कठपुतली है। वो आज इसके साथ है तो कल उसके साथ जोड़ दिया जाए। शहर अंगद से प्यार करती है, इसलिए उन दोनों का रिश्ता भी तोड़ा नहीं जा सकता। मान्यता ने अर्जुन के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, आरुष के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने जिससे प्यार किया उसे वो नहीं मिली, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। आरुष कब से शहर से प्यार करता है? तभी अर्जुन ने कुछ सोचते हुए मान्यता से कहा, यही कोई 10-12 साल पहले। ये सुनकर तो मान्यता की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और वो अपने मुंह पर अपने हाथ को रखते हुए अर्जुन से बोली, इतने लंबे वक्त से वो शहर से प्यार करता है, लेकिन उसने आज तक उसे बताया नहीं। लेकिन एक मिनट, आप मुझे ये बताओ कि जब मेरा और आपका रिश्ता जुड़ा तब शहर और आरुष मिले, यही कोई 6-7 महीने पहले, तो फिर आरुष शहर से 10 या 12 साल से कैसे प्यार कर सकता है? क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? लेकिन उन्हें देखकर ऐसा तो कभी नहीं लगा कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। ये शहर ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि वो आरुष को पहले से जानती है। तो फिर आरुष शहर से इतने सालों से प्यार कैसे कर सकता है? ये सब कहते हुए मान्यता ने कन्फ्यूज़न में अपने चेहरे को इतना क्यूट बना लिया था कि अर्जुन बस उसके चेहरे में कहीं खो सा गया। कुछ देर तक तो अर्जुन को जैसे मान्यता की कुछ बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस खोए हुए अंदाज में मान्यता के चेहरे को देख रहा था। तभी वो खोए हुए आगे बढ़ा और उसने मान्यता के चेहरे को थामकर उसके हिलते हुए होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। अर्जुन के अचानक किस करने से मान्यता हड़बड़ा गई और उसने अर्जुन को खुद से दूर ढकेलना चाहा, लेकिन अब अर्जुन कहाँ मानने वाला था। अब तो अर्जुन के होठ मान्यता के होठों से जुड़ चुके थे। करीब 10 मिनट तक एक डीप किस करने के बाद अर्जुन ने मान्यता के होठों को अपने होठों से आज़ाद किया। मान्यता गुस्से से घूरते हुए लंबी लंबी सांसें खींचने लगी। जब मान्यता नॉर्मल हुई तो उसने अर्जुन के सिर पर अपनी मुट्ठी से मारते हुए कहा, क्या आप पागल इंसान हैं? ऐसा कौन करता है? ऐसे तो मेरी सांसें रुक जाती और एक दिन मैं आपसे दूर कहीं चली जाऊंगी, तो भी आप मुझसे दूर नहीं हो रहे हैं। हद है, किसी दिन आपकी वजह से मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम दोनों ऊपर चले जाएंगे। अर्जुन अब कन्फ्यूजन नज़रों से मान्यता को देख रहा था कि मान्यता और उसके पेट में पल रहा बच्चा वो 2 है या 1। तो मान्यता का दोनों बच्चे कहने का क्या मतलब था? अर्जुन ने उससे पूछा, मुझे एक बात बताओ, तुम एक हो और हमारा बच्चा जो तुम्हारे अंदर सांस ले रहा है वो एक हुआ, तो तुम दोनों 2 हुए, तो तुम और तुम्हारे 2 बच्चे कहाँ से आ गए? मान्यता ने अपनी इंडेक्स फिंगर अर्जुन के माथे के पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, ओ मिस्टर अर्जुन रघुवंशी, थोड़ा बादाम खाया कीजिए। आपके मस्तिष्क में प्रॉब्लम है, आपकी दिमाग बातें भूल जाती है, चीज़ों को भूल जाया करती हैं। मैं और मेरा बच्चा, मतलब ये है कि मैं एक हूँ और मेरे पेट में पल रहा आपका बच्चा एक है, तो हम दोनों मिलाकर हुए न 2। तो क्या आप सही सलामत रहोगे? नहीं ना, तो आप मेरे तीसरे बच्चे हुए ना, मैं और मेरे दोनों बच्चे। अर्जुन मान्यता के एक्सप्लेन करने के बाद बस उसकी शक्ल देखता रहा। तभी मान्यता ने अर्जुन की गाल को खींचते हुए कहा, आप ही तो कहते हैं ना कि अर्जुन मैं आपकी ज़िंदगी हूँ, आपकी दुनिया हूँ, आपकी सांसें मेरी सांसों से चलती है, तो क्या अगर मेरी सांसें रुकती है तो आपकी सांसें चलती रहेगी? ये कर
मान्यता अर्जुन का चेहरा देख रही थी तो अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मेरी सांसें तुमसे उलझी हुई है मान्यता, मैं तुम्हारे बिना सांस लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो सांस लूँगा कैसे। और रही बात कि मैं तुम्हारा बच्चा हूँ तो तुम एक बात बताओ, मर्द के लिए उसकी बीवी उसका पहला बच्चा होती है और औरत के लिए उसका हस्बैंड उसका पहला बच्चा, क्योंकि उन दोनों को ही एक दूसरे को संभालना होता है, केयर करना होता है। और मेरे लिए तो तुम मेरा पहला बच्चा ही हो, इसलिए तो मैं तुम्हें इतना पैम्पर करता रहता हूँ और तुम्हारे लिए तो मैं हूँ ही ना। इतना कहते हुए अर्जुन ने मान्यता के पेट में गुदगुदी करना शुरू कर दिया। मान्यता हंसी खिलखिलाती हुई अर्जुन के हाथ को अपने पेट से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब अर्जुन मान्यता को छोड़ने के बजाय उसे लेकर बेड पर गिर गया। मान्यता उसके ऊपर थी और अर्जुन नीचे से उसके पेट को गुदगुदी कर रहा था। छोड़िए छोड़िए ना मुझे, मैं पागल हो जाऊंगी हंस हंस के, आप ये क्या कर रहे हैं अर्जुन। ये कहते हुए मान्यता खुद को अर्जुन से बचाने के लिए बेड की दूसरी तरफ लुढ़क गई, लेकिन तभी अर्जुन ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके ऊपर चढ़ गया। अभी मान्यता का बेबी बम तो नहीं था, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी को अभी ज़्यादा टाइम नहीं था। अर्जुन ने मान्यता की गर्दन के नीचे अपने होंठ रखे और उसे ऊपर नीचे उठाकर उस अपने होठों को उसकी गर्दन पर फिरा रहा था। इस बार मान्यता ने भी उसे दूर धकेलने की कोशिश नहीं की और उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसकी किस में उसका रिस्पॉन्स देने लगी। उसे अब वो भी किस बैक करने लगी। यह चीज़ अर्जुन को बहुत खुशी महसूस करा रही थी। इस बार दोनों की किस में एक इंटेंसली किस था, जो दोनों खुद को एक दूसरे में महसूस कर रहे थे। दोनों इंटेंशनली एक दूसरे के होठों को किस कर रहे थे। करीब 15 मिनट में मान्यता की सांस धीरे धीरे उखड़ने जैसी हुई तो मान्यता की सांसों को धीरे महसूस होता कर अर्जुन ने उसके होठों को अपने होठों से आज़ाद किया तो मान्यता बेड पर अपना सर पटक कर गहरी गहरी सांसें लेने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जैसे जैसे मान्यता सांसें ले रही थी उसकी बॉसम्स ऊपर नीचे हो रहे थे, जिसे देख अर्जुन अब सेड्यूस हो रहा था, क्योंकि अर्जुन के इस तरह मान्यता को गुदगुदी करने से, मान्यता के उसके छूटने की कोशिश करने से मान्यता का बाथरूम ऊपर से ढीला हो चुका था, जिससे मान्यता के बॉसम्स अब विजिबल हो रहे थे, जिसे देखकर अर्जुन धीरे धीरे सेड्यूस हो रहा था। अर्जुन ने मान्यता के सीने से बाथरूम को हटाया और उसके क्लीवेज पर अपना चेहरा रख उसे किस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ नीचे के कमरे में शहर को मुंबई की बेस्ट ब्यूटिशियन रेडी करने आई थी, क्योंकि अंगद नहीं चाहता था कि उसकी शहर किसी से कम नजर आए। उसने बेस्ट ब्यूटिशियन को अपॉइंट किया था शहर के लिए, और शहर की स्किन ऐसी थी कि उसे रेडी करने में भी ब्यूटिशियन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो आसानी से उसे रेडी कर रही थी और शहर पर तो हर कलर खिल रहा था। शहर ने अभी पीच कलर का लहंगा पहना था और ब्यूटिशियन उस लहंगे और शहर के स्किन के कलर से उसे रेडी कर रही थी। अब शहर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सगाई में आने वाले गेस्ट उसे देखकर दंग रह जाने वाले थे, या फिर कहे ऐसी फैमिलीज होगी जो अफसोस करेगी कि उन्होंने इस लड़की को पहले क्यों नहीं देखा। अपने बेटों के लिए जानकी जी कमरे के अंदर आई तो उन्होंने मिरर में शहर को ड्रेसिंग टेबल पर बैठे हुए देखा और एक सीनियर ब्यूटिशियन अभी शहर की हेयर स्टाइल पर काम कर रही थी। जानकी जी ने जब ये देखा तो वो अपने मुंह पर हाथ रखकर आगे बढ़ी और उन्होंने कहा, वाह कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची, आज इसे किसी की नज़र न लगे। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आँखों के कोनों से काजल निकालकर शहर के कान के पीछे लगा दिया और उसकी बलाई लेकर उंगलियों को अपने सर पर फोड़ा तो सारी उंगलियां पट-पट करके फूट गई, जिसे सुनकर शहर खिलखिलाकर हंसते हुए बोलो, लो माँ आपकी तो सारी उंगलियां फूट गई, अब तो मुझे किसी की नज़र नहीं लगेगी ना। तो जानकी जी भी हंसते हुए उसके माथे को चूमते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची इतनी खूबसूरत जो लग रही है। इतना कहकर उन्होंने ब्यूटिशियन से कहा, और आप लोग जल्दी से अपना काम ख़त्म कीजिए, क्योंकि अब कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं और सगाई का भी वक्त हो गया है, और मेरी बच्ची आज उसकी
हो जाएगी जिससे वो इतना प्यार करती है और जो उसे इतना प्यार करता है। ये कहते हुए जानकी जी एक बार फिर से शहर की बड़ाई लेने लगी। वहीं शहर मुस्कुराती हुई बस उन्हें देख रही थी कि माँ ऐसी होती हैं जो अपनी बेटियों को इतना प्यार करती है। उसकी किस्मत में जानकी जी का प्यार लिखा था तो जानकी जी की मान्यता की माँ के रूप में उसकी ज़िंदगी में आ गई थी, जो उसे माँ का प्यार दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ गोवा में तक्ष और निधि अपने हनीमून को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तक्ष ने निधि को बिकनी पहनने की परमिशन दे दी थी, लेकिन उसे कोई देख न सके, इसलिए तक्ष ने पूरे बीच एरिया को खाली करवा दिया था। और अब जब तक वह दोनों यहाँ थे, उस बीच में उनके अलावा किसी और को आने की इजाज़त नहीं थी। अभी शाम का वक्त गोवा का खूबसूरत समुद्र का किनारा चांद की मध्यम रोशनी में नहाया हुआ था। नीचे आसमान के नीचे फैला चांदनी रेत और लहरों की आवाज़ माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। तक्ष और निधि अपने हनीमून को हाथों में हाथ डाले समुद्र किनारे टहलते हुए इस नज़ारे का पूरा लुत्फ़ उठा रहे थे। निधि ने अभी एक हॉट एंड सेक्सी स्लीवलेस ब्लाउज के साथ साड़ी पहन रखी थी। निधि ने अपनी साड़ी के पल्लू को हवा में उड़ाते हुए देखा और मुस्कुराते हुए तक्ष की ओर देखा। तक्ष ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान में जितनी शरारत थी उतनी ही उसे पाने की बेताब मोहब्बत भी थी। तक्ष ने निधि के बालों में उंगली फेरते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में गोवा के इस समुंदर से ज़्यादा गहराई है और एक बार फिर से मुझे इन गहराइयों में उतरने का मन कर रहा है। निधि हंसते हुए बोली, तुम हर वक्त रोमांटिक बातें कैसे कर लेते हो तक्ष? तक्ष ने भी शरारती अंदाज में जवाब दिया, जब सामने तुम हो तो और कुछ भी सोच भी कैसे सकता हूँ मैं? तक्ष निधि का हाथ पकड़ कर दोनों एक छोटे से बीच कैफ़े की ओर बढ़े, जहां तक्ष ने उनके लिए ठंडे नारियल पानी का इंतज़ाम किया। कैफ़े के पास पहुंचकर तक्ष ने निधि के लिए चेयर पुल किया तो निधि उसे देखते हुए बैठ गई। तक्ष उसके सामने बैठा उसके खूबसूरत चेहरे को निहारा था। तभी वेटर उनके लिए नारियल पानी लेकर आया और उन्हें देकर चला गया। दोनों आराम से बैठकर नारियल पानी पीते हुए समंदर की ओर देखते हुए बातें करने लगे। उनकी हंसी और बातें लहरों के साथ मिलकर फिजा में घूर रही थी। तक्ष ने निधि का हाथ थामते हुए कहा, ये वक्त जैसे यहीं ठहर जाए, बस हम दोनों यूं ही बैठे रहे। निधि ने उसकी ओर प्यार भरी नज़रों से देखा और अपने सर को उसके कंधे पर टिका दिया। दोनों के बीच की नज़दीकियाँ और इस रोमांटिक पल में उनकी मोहब्बत और इंटेंस होती जा रही थी। समुद्र की लहरें जैसे उनकी नई ज़िंदगी की शुरुआत की गवाही दे रही थी और गोवा की शाम उनकी मोहब्बत को और रंगीन बना रही थी। निधि अपनी जगह से उठी और समुद्र की तरफ जाने लगी। गीले रेत पर चलना निधि को बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं निधि के पीछे धीमे कदमों से चलकर तक्ष उसके करीब आ रहा था। निधि ठंडी रेत पर आगे चलते हुए पीछे मुड़कर तक्ष को देख रही थी। उसे अभी तक्ष और उसे कोई अपना दीवाना सा नज़र आ रहा था, जो सच में तक्ष निधि का दीवाना ही था। निधि एक जगह रुकी गई और झुककर उसने अपने हाथ को पानी उठाया। फिर उसने तक्ष की तरफ पानी फेंका और उसके चेहरे को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। तक्ष ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी और अपने चेहरे पर हाथ लगाते हुए पानी को पोंछकर आंखें खोलकर निधि को शरारती नज़रों से देखने लगा। अभी उसके दिमाग में निधि के साथ शरारत करने के कई आइडियाज़ आ रहे थे। तक्ष ने कहा, निधि, ये जो तुम कर रही हो ना, अगर मैंने कुछ करना चाहा तो तुम भाग भी नहीं पाओगी और यहाँ तुम्हारे साथ क्या हो सकता है मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले पाऊँगा। तभी निधि ने चारों तरफ देखा और एक बार फिर से पानी अपने हाथों में लेकर तक्ष पर फेंकते हुए बोली, तो क्या हुआ, वैसे भी कौन ही यहाँ आ पाएगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। निधि की बातें सुनते ही तक्ष बिना एक पल की देरी किए तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने तक्ष को खुद की तरफ आते हुए देखा तो वो समंदर के किनारों की ओर भाग गए। उसके पैर में अब पानी टच हो रहा था और वह गहरे पानी की ओर बढ़ रही थी। तभी तक्ष ने आकर उसकी कमर को पकड़कर उसे गोद में उठाया और पानी में फेंक दिया और खुद भी उसके पास कूद पड़ा। निधि खुद को पानी में डूबने से बचाते हुए खड़ी हुई और गुस्से से
घूरते हुए बोली, ये क्या किया तक्ष तुमने? मैं पूरी तरह से भीग गई। इतना कहकर निधि पानी में अपना पैर पटकने लगी। तभी तक्ष उसके करीब आया, उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली फिराते हुए बोला, तो फिर तुमने मुझे प्रवोक क्यों किया? अब तुम्हें ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें कितना दर्द दूंगा यह तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हें आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तक्ष की बातें सुनकर निधि का दिल तो अब तेजी से धड़कने लगा। उसका गुस्सा अब खुशी में बदलने लगा था। उसने तक्ष की ओर देखा, उसकी आंखों में शरारत थी। निधि ने सोच लिया था कि अब वह उसे जवाब देगी। उसने पानी में कूदते हुए तक्ष के ऊपर पानी फेंका और मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डराकर जीत जाओगे तो तुम गलत हो। निधि अभी बोल ही रही थी कि तक्ष ने निधि को पकड़ा और उसे गहरे पानी में फेंक दिया। अब दोनों एक दूसरे के साथ पानी में एक दूसरे से झगड़ने लगे। उनकी हंसी और समंदर का शोर लहरों में कहीं खोसा रहा था। जैसे वे पानी में खेलने लगे, निधि ने तक्ष की ओर देखा और बोली, क्या हम घर जा सकते हैं? निधि के कहने पर तक्ष मुस्कुराते हुए बोला, फिर रिजॉर्ट जाकर मैं अपनी मनमानी ही करूँगा। उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। तो तक्ष तुरंत खड़ा हुआ, निधि को वो अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बीच से बाहर अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ गया। निधि भी तक्ष के गले में अपनी बाहें डाल बस उसका चेहरा देख रही थी और तक्ष निधि को लेकर अपने रिजॉर्ट में आ गया। रिजॉर्ट में आने के बाद तक्ष निधि को अपने कमर में ले गया और बड़े आराम से बेड पर लिटाया। उसे खड़ा होकर उसे एकटक निहारने लगा। तभी निधि ने अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाए और तक्ष को अपने ऊपर आने का इशारा किया। तक्ष निधि को देखते हुए उसके ऊपर आया और अपने होठ को निधि के गर्दन पर चलाने लगा। उसे अभी बहुत खुशी हो रही थी। वह निधि ने अपने हाथ को उठाकर तक्ष के गर्दन पर उसके बालों पर रख दिया और दूसरा हाथ निधि का तक्ष की पीठ पर चल रहा था। तक्ष ने अभी जो शर्ट पहना हुआ था उसे निधि के हाथ उसके बदन से रिमूव करने में लगे हुए थे। जितनी तेजी से तक्ष के होठ निधि के गर्दन पर चल रहे थे, उतनी ही तेजी से निधि के हाथ तक्ष की बटन को खोल रहे थे। निधि शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसके पीठ पर अब अपने नाखून गड़ा रही थी। तक्ष धीरे से निधि की गर्दन के नीचे आया और उसके क्लीवेज पर किस करने लगा। निधि ने जो अभी साड़ी पहनी थी, तक्ष ने अपना चेहरा ऊपर किया और निधि के चेहरे को देखने लगा। निधि ने उसकी आंखों में देख रही थी। तभी तक्ष ने धीरे से निधि की साड़ी के पल्लू को उसके सीने से हटा दिया। निधि बस तक्ष को देख रही थी। निधि ने तक्ष को रोका नहीं। निधि अब तक्ष की आगोश में समा रही थी। वह हर चीज़ से बेखबर हो चुकी थी, पूरी दुनिया से बेखबर थी। अगर उसे कुछ नज़र आ रहा था वो था सिर्फ तक्ष और उसका प्यार। निधि के पल्लू को हटाने के बाद तक्ष अपने आधे बटन खुले शर्ट को उतारा और बेड से नीचे डाल दिया। फिर से निधि के ऊपर आ गया। निधि ने उसकी गर्दन में अपने हाथ रखे और उन पर धीरे धीरे अपनी उंगलियां फिराने लगी। अब जितनी तेजी से तक्ष के होठ निधि के क्लीवेज को चूम रहे थे, उतनी ही तेजी से निधि के नाखून अब तक्ष की पीठ पर गड़ रहे थे। अब तक्ष सरकते हुए नीचे आया और निधि के पेट पर हर जगह किस करने लगा। निधि की पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया और उसने एक सिसकी भरी आह ली तो तक्ष के होठों की हरकत और तेज हो गई। वह पूरे पेट पर निधि को चूमते हुए उसकी नेवल पर आकर बार बार अपनी हरकतें तेज कर देता था। वह निधि के नेवल को बहुत गहरी गहरी किसेस ले रहा था और बाइट कर रहा था, जिससे निधि के अंदर तड़प और बढ़ती जा रही थी तक्ष को पाने की। तभी तक्ष ऊपर आया और उसने निधि के पहने ब्लैक ब्लाउज के बटन खोलकर उसकी बाह को ऊपर कर ब्लाउज को खोलकर बेड से नीचे गिरा दिया और एक झटके में तक्ष ने निधि को पीछे पलट दिया। अब तक्ष की नज़रों के सामने निधि की पीठ चमक रही थी, जिसे देखकर तक्ष से कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था। तक्ष ने जल्दी से अपने होठ निधि के पीठ पर चलाने शुरू किए। वह निधि की पीठ के हर एक हिस्से को चूम रहा था और साथ ही अपने दांतों से निशान बना रहा था, जिससे निधि चादर को अपनी मुट्ठी में भरकर खुद को तक्ष के दिए बाइट को सहने के लिए रेडी कर रही थी। लेकिन अब तक्ष से उसकी डिज़ायर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा था और जबकि उसके नीचे उसकी खूबसूरत बीवी थी। अब
वो उसके नीचे लेटी हुई थी। अब उसने अपने दांतों से निधि के पहने हुए ब्रा की स्ट्रैप को अपने दांतों से खोला और उसके बाद निधि की दोनों बॉटम्स को अपने हाथों में दबा लिया। उसे धीरे धीरे क्रश कर वो प्रेस करने लगा। निधि की सांसें अब धीरे धीरे गहरी होने लगी। उसके मुंह से अब तक्ष के नाम की मोइन की आवाज़ आ रही थी, जो तक्ष को और भी ज़्यादा वाइल्ड होने के लिए इनवाइट कर रही थी। तक्ष ने निधि के बॉटम्स को अब धीरे धीरे सक करने लगा। वहीं निधि तक्ष के ऐसा करते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वहीं तक्ष के हाथों पर वो अपनी बाल रख धीरे धीरे उन्हें सहलाने लगी। निधि तक्ष के प्यार के एहसास में खो चुकी थी कि तक्ष एक झटके में खुद को निधि के अंदर एंटर करता है, जिससे निधि की एक आह निकल जाती है, जिसे सुनते हुए तक्ष अपनी मूवमेंट को तेज करने लगता है। लेकिन निधि की आहें उसे शांत कर रही थी। कुछ देर बाद निधि, जो खुद बुरी तरह से बेचैन हो चुकी थी, वो खुद की बेचैनी को कम करने के लिए तक्ष का पूरा साथ दे रही थी। तक्ष अपनी मूवमेंट करते हुए निधि को किस कर रहा था, साथ ही उसे लव बाइट्स भी दे रहा था। वो हर बीतते पल के साथ एग्रेसिव होता जा रहा था। निधि भी उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी अपना पूरा कंट्रोल खो चुकी थी। तक्ष के हाथ निधि के हाथों से मिले हुए थे। दोनों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। निधि की कमर बेड से कुछ ऊपर उठ चुकी थी। वो अपने नाखून अब तक्ष की कमर पर गड़ाने लगी। निधि अपनी आहें भरते हुए बोली, आह प्लीज़ ऐसा तो मत करो तक्ष। तक्ष उसके होठों को रब करते हुए बोला, अभी तो सब स्टार्ट हुआ है, सो एंजॉय बेबी। इतना कहते हुए वो अपनी मूवमेंट और बढ़ाता है। वहीं निधि और तेज़ी से आहें भरने लगती है। निधि बेडशीट को अपने हाथों में जकड़ती है और अपने लोअर लिप को खुद ही बाइट करने लगती है। दोनों अपनी ही दुनिया में पूरी तरह से खोने लगे थे। लगभग 2 घंटे बाद निधि तक्ष के ऊपर बैठी थी। उसके दोनों हाथ तक्ष के पेट के ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और उसकी कमर की मूवमेंट लगातार हो रही थी। तक्ष निधि के ऐसा करते ही अपने लोअर लिप को दांतों में दबा लेता है और उसके हाथ की पकड़ अब उसकी कमर पर मजबूत हो रही थी। निधि मूव करते हुए अपने सिर को ऊपर कर सांस लेते हुए तक्ष को फील कर रही थी। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, वैसे वैसे कमरे का माहौल भी गर्म होता जा रहा था। ये सब लगभग 2 घंटे तक चलता रहा, जिसके बाद निधि तक्ष की साइड लेटते हुए अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वहीं तक्ष के हाथ निधि की बॉडी को सहला रहे थे, जिसकी वजह से निधि अब आहें भरने लगी थी। तक्ष निधि के कान के पास जाकर अपनी मधुवशी भरी आवाज़ में बोला, यू फील बेटर नाउ। अपनी बात कहते हुए वो उसके कान पर हल्की हल्की बाइट कर रहा था। उसकी आवाज़ सुन निधि पलट कर उसके गले लग जाती है। इस बीच तक्ष का हाथ बिल्कुल नहीं रुका था। तक्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो अब अपने हाथ को दूर करते हुए निधि से लिपट जाता है। निधि तो अब सो चुकी थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। तक्ष कुछ देर सीलिंग देखता रहा और फिर उसकी भी आंख लग गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में रात के 9 बज चुके थे और सारे गेस्ट का आना शुरू हो गया था। अर्जुन और मान्यता अभी अभी रेडी होकर नीचे आए थे। वहीं आरुष एक कोने में खड़ा, वहीं बीच में नहीं आ रहा था, वो तो बस कोने में खड़ा हल्की मुस्कुराहट के साथ शहर और अंगद का हाथ थामे एक दूसरे को देख रहा था। शहर के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, और हो भी क्यों ना, उसने जिससे मोहब्बत की थी आज उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की पहली सीढ़ी जो चढ़ रही थी। अब बस इसलिए आरुष उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे उसकी मोहब्बत नहीं मिली तो क्या हुआ, जिससे उसने मोहब्बत की थी उससे उसकी मोहब्बत तो मिल रही थी। वही अब मान्यता, जो आरुष के दिल का हाल जानती थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था आरुष के लिए। वो आरुष को कोने में खड़े होते हुए मुस्कुराते देख रही थी। अब मान्यता के लिए तो यह दोहरी बात थी। वह आरुष की मोहब्बत के लिए शहर से उसकी मोहब्बत छीन नहीं सकती थी, और न ही शहर की मोहब्बत के लिए आरुष को कुछ बुरा भला भी कह सकती थी, क्योंकि शहर को तो आरुष की मोहब्बत के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह तो अनजान थी किसी और के दिल में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत है। उसे नहीं पता था कि कोई उसे इतना चाहता है और उसी के साथ अपनी आने वाली ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन यह आरुष सिर्फ उसकी चाहत थी, हकीकत नहीं। मान्यता
मान्यता को आरुष को देखते हुए पाकर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और हल्के से दबाते हुए कहा, ऐसे मत देखो उसे। अगर उसे जरा से भी इस बात की भनक लगी कि तुम्हें उसके दिल का हाल पता है तो उसका दिल किस कदर रो रहा है तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगा। वह आज तक खुद को सिर्फ इसलिए सबके सामने हंसता मुस्कुराता हुआ पेश कर रहा है क्योंकि उसे यह पता है कि उसके दिल का हाल किसी और को नहीं पता। वह दर्द सिर्फ उसे पता है जो वो बर्दाश्त कर रहा है। मान्यता ने अर्जुन के कंधे पर अपना सिर रखा। कहा, ऐसा क्यों होता है अर्जुन? जिसे हम प्यार करते हैं उसे हमेशा से किसी और से प्यार होता है, और अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो तीसरे को उनसे प्यार क्यों हो जाता है जिससे उसकी ज़िंदगी में जगह नहीं होती। ये कहते कहते मान्यता का गला रूंध गया। अर्जुन ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, रोना मत बीवी, नहीं तो हमारा बेबी भी रोएगा। मान्यता ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया, जिसे रौनक जी ने देख लिया। तभी रौनक जी मान्यता के पास आई और उसके गाल को छूते हुए बोली, मान्यता बेटा ये क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? अर्जुन ने, कुछ कहा क्या? बताओ, अभी मैं इसे ठीक करती हूँ। मान्यता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चाची जी, इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आँख में कुछ चला गया था। फिर मान्यता की रंगत देखकर रौनक जी ने उस पर कमेंट किया, मान्यता जब से तुम यहाँ अपनी माँ के घर रहने आई हो कुछ ज़्यादा खाना खा रही हो क्या? देखो धीरे धीरे तुम कितनी हेल्दी होती जा रही हो, लेकिन ऐसे तुम्हें देखना भी बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, तुम्हारा चेहरा कितना दमक रहा है। फिर रौनक जी मान्यता के हाथ को पकड़ और सहलाते हुए बोली, देखो ना तुम्हारी स्किन कितनी क्लियर होती जा रही है। हाँ तुम पहले से बहुत गोरी हो, साफ हो, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे अलग से तुम्हारा रूप निखर कर बाहर आ रहा है। ऐसा क्या यूज़ कर रही हो? वो कॉस्मेटिक हमें भी तो बता दो। मान्यता बस मुस्कुरा दी। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके बदले अर्जुन ने कह दिया, चाची वो ये पेरिस गई थी ना, वहाँ पर एक ब्रांड है रियोटोनिक नाम का, वो प्रोडक्ट मान्यता यूज़ कर रही है, तो शायद आपको ऐसा लग रहा है। अगर आप बोलेगी तो मैं उसका लिंक दे दूँगा या ऑर्डर कर दूँगा आपके लिए। रौनक जी ने मान्यता का हाथ छोड़ा और बोली, हाँ हाँ अर्जुन, क्यों नहीं, कर दो, मुझे भी चाहिए। और एक निधि भी आएगी तो उसके लिए भी ला देना। देखो ना, निधि की सगाई में भी नहीं आई है वो, आज उससे बात भी नहीं, कल ही बात हुई थी। तो तक्ष और वह दोनों बाहर घूमने जाने की बात कर रहे थे। अर्जुन, थैंक यू सो मच बेटा। अर्जुन ने रौनक जी ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने दोनों हाथ के बीच में लेते हुए, तुमने तक्ष के लिए हमें रिकमेंड किया। वैसे तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन निधि मान्यता के फ्रेंड अंगद को पसंद करती थी, क्योंकि वह दोनों एक ही कॉलेज में थे और अंगद उसका सीनियर था। लेकिन अंगद ने भी उसे कभी समझा नहीं, क्योंकि तुमने निधि के लिए जो लड़का चुना है वो बहुत अच्छा है। वह कौन है, कहाँ से आया है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी। अर्जुन ने रौनक जी का हाथ मजबूती से पकड़ते हुए उनकी चाची को रोकते हुए कहा, चाची मेरी बहन की ज़िंदगी जहाँ अच्छी है और सुरक्षित रहेंगे मैं उसके लिए वही चुनूँगा। मुझे पता था कि निधि अंगद को पसंद करती है। मैंने अपनी और मान्यता की शादी वाले दिन ये बात नोटिस कर ली थी, लेकिन मैंने कभी जाहिर नहीं किया कि मुझे कुछ पता है, क्योंकि अंगद शहर से प्यार करता है और आज दोनों अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। रौनक जी की नज़रें अभी अंगद और शहर पर चली गई, जहाँ दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े अविका जी और जानकी जी से बातें कर रहे थे। जानकी जी बार बार शहर को देख रही थी, क्योंकि शहर जितनी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से उसकी प्रेगनेंसी का निखार नज़र आ रहा था। जानकी जी को चिंता थी कि कहीं उसे किसी की नज़र न लग जाए। वहाँ आए कई मेहमान ऐसे थे जिन्होंने न तो अविका जी जानकी थी, न ही जानकी जी। कुछ लोग जानकी जी की तरफ से आए थे, तो कुछ अविका जी की, तो कुछ अर्जुन के ऑफिस से आए थे और कुछ अंगद की ऑफिस से भी। अंगद उससे बातें करने में बिजी था। शहर के हॉस्पिटल से भी कई लोग आए थे जो मान्यता को भी जानते थे और दोनों से मिलकर बहुत खुश थे। कई दिनों से मान्यता और शहर अपने हॉस्पिटल नहीं गई, वो दोनों रेस्ट पर थी। और एक औरत मुस्कुराते हुए जानकी जी के पास आई और बोली, अरे जानकी जी, आपने तो हमें अपनी इस बेटी के बारे में बताया ही नहीं। हम तो सिर्फ मान्यता के बारे में जानते थे कि मान्यता आपकी बेटी है, लेकिन ये इतनी प्यारी बच्ची भी आपकी है, आपने हमें बताया नहीं। अगर हमें पहले पता होता तो हम अपने बेटे के लिए पहले
ही इसके लिए बात कर रहे थे, लेकिन देखिए ना ये कितनी खूबसूरत है। अब मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि आपकी इस बेटी के बारे में। जानकी जी मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना बहन जी, मेरी ये बेटी यहाँ नहीं रहती, वो बाहर हॉस्टल में रहती थी, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चला। और वो अभी अभी नई ही आई है और अच्छा लड़का हमें मिल गया तो हमने सगाई करने का सोचा, और एक हफ्ते बाद उसकी शादी है। तभी एक दूसरी औरत जो जानकी जी की पड़ोसन थी, वो बोली, जानकी जी ये लड़का तो आप ही लोगों के घर में रहता है ना, इसी घर में क्या दोनों बच्चे लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं? इतना सुनते ही वहाँ खड़े सभी के चेहरे की हंसी गायब हो गई, क्योंकि जानकी जी को पता चल गया था कि सामने खड़ी औरत तारीफ नहीं बल्कि बेइज्जती करना चाहती थी। जानकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है ना बहन जी, हमारी बेटी को इससे प्यार हुआ और यह भी हमारी बेटी से प्यार करता है। जानकी जी ने अंगद की तरफ दिखाते हुए कहा, तो हमने इन्हें कहा कि एक दूसरे के साथ रहकर देख लो, अगर दोनों कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ तो हम तुम्हारा रिश्ता पक्का कर देंगे और शादी कर देंगे, अगर नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी। जैसे ही जानकी जी ने इतना कहा तो उस औरत का मुंह बन गया। अभी बात आगे बढ़ती कि तभी अविका जी बीच में आई और बोली, पंडित जी आइए ना, दोनों बच्चों की सगाई का मुहूर्त अब निकल जाएगा। पंडित जी आगे आए, अंगद और शखर को सोफे पर बिठाया। उन्होंने उनके माथे पर तिलक लगाया और चावल और अक्षत डाले। उनके बाद उन्होंने शहर और अंगद को एक दूसरे से अंगूठी पहनाने के लिए कहा। पहले अंगद ने मुस्कुराते हुए शहर को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसके रिंग फिंगर में रिंग पहना दी। वैसे ही मुस्कुराते हुए शहर ने अंगद की तरफ देखा और अंगद का हाथ पकड़कर उसे रिंग फिंगर पहना दी। दोनों रिंग पहनाते ही हाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। जानकी जी ने जल्दी से मिठाई का बॉक्स उठाया और शहर को लड्डू खिलाते हुए कहा, मेरी बच्ची मुँह तो मीठा करो, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं उन्होंने शहर का आधा लड्डू अंगद को खिलाया। अंगद भी मुस्कुरा रहा था। अंगद और शहर को एक दूसरे को रिंग पहनाते हुए देख आरुष ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि अब उसकी बर्दाश्त से ये सब देखना बाहर का हो रहा था। उसका दिल टूट रहा था अपनी मोहब्बत को पूरी तरह से किसी और का होते देख। उससे दर्द सहन नहीं हो रहा था। वो वहाँ से निकलकर आंगन में चला गया। वहाँ चुपचाप एक कोने में बैठकर ऊपर की ओर देखने लगा। तभी उसके पास आकर अर्जुन बैठा और उससे कहा, कमज़ोर पड़ रहे हो आरुष? अर्जुन को देखकर आरुष ने कहा, क्या करूँ सर, मोहब्बत दिल में नहीं सांसों में उतर चुकी है। सोच रहा हूँ कल को उसकी शादी को कैसे देखूँगा, उसे किसी और की बाहों में मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। तभी अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खबर तो उस वक्त आई थी जब तुम्हें ही डॉक्टर ने ये आकर कहा था कि वो माँ बनने वाली है। तो फिर किसी और की बाहों में देखकर तड़पने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता आरुष, क्योंकि उसकी मोहब्बत की निशानी की खबर उससे पहले तुम्हें ही मिली थी। अर्जुन ने आरुष के सर को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, आरुष एक बात बोलूं, आगे बढ़ो तुम। अगर यहाँ पर ठहर गए तो सारी ज़िंदगी या तो तड़प तड़प कर मर जाओगे या फिर पागल हो जाओगे, क्योंकि ये मोहब्बत बहुत बेकार चीज़ है। मोहब्बत आँखों से होती है, दिल में रूह बनकर उतर जाती है, और सबसे ज़्यादा तकलीफ भी आँखों को ही होती है। अगर बर्दाश्त कर सको तो ज़िंदगी आसान है, वरना मौत से बदतर हो जाती है ये ज़िंदगी। मैं तो यही कहूँगा कि अपनी मोहब्बत को अब यहीं दफन करो और आगे बढ़ो। जब मोहब्बत तुम्हारी है ही नहीं तो उसके लिए सांस लेकर क्या ही फ़ायदा। अर्जुन ने इतना कहा, पर आरुष ने उससे कहा, क्या आपने जब मान्यता मैम से मोहब्बत की थी तो क्या फ़ायदा देखा था आपने? नहीं ना। पर जब मुझे शहर से मोहब्बत हुई थी तब वह 14 साल की थी और आज मैं 26 साल का हूँ। मोहब्बत सिर्फ दिल में नहीं, मेरे रगों में बस चुकी है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि बर्दाश्त के इम्तहान से गुज़र जाऊं, क्योंकि कहते हैं जो टूटे हुए दिल के दर्द को बर्दाश्त कर गया वो हर चीज़ बर्दाश्त कर जाता है। अब मुझे बस वही चीज़ को बर्दाश्त करना है। अब सब डाइनिंग हॉल में बैठ गए थे और जानकी जी अविका जी के साथ सबके लिए डिनर की प्लेट्स अरेंज कर रही थी। अर्जुन को एक कॉल आया था जिस पर बात करने के लिए वो बालकनी में चला गया। वहीं शहर को अंगद अपने हाथों से खाना खिला रहा था। धीरे धीरे शहर और अंगद को गेस्ट आशीर्वाद देकर और गिफ्ट देकर वहाँ से जा रहे थे।
डिनर होने के बाद सभी हॉल के सोफे पर बैठे हुए थे। तभी मान्यता ने सहर से कहा, तेरी शादी 1 हफ्ते बाद है, तो शादी को लेकर कुछ तूने सोचा है कि क्या करेगी, कैसे करेगी, तुझे तैयार कैसे होना है। मान्यता की बातें सुनकर जानकी जी ने कहा, अब वह सब चीज़ें तो लास्ट मिनट में भी डिसाइड हो जाएगा, पहले मेरी ये बात सुनो। देखो, मेरे घर पर एक रिवाज है कि बहू शादी से पहले ससुराल में कदम नहीं रखती। शहर और अंगद दोनों ही मेरे बच्चे हैं, इस नाते अंगद की शादी होने की वजह से शहर मेरी बहू है, और अगर शहर इसी घर में रहेगी और शादी होगी तो रिवाज कैसे पूरा होगा, क्योंकि हमारे घर में बहू शादी के बाद कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के बाद ही ससुराल में पहला कदम रखती है, जहाँ उसका गृह प्रवेश होता है। जब वह अपने पैरों की छाप छोड़ती है तो उसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन शहर एक तरह से मेरी बेटी भी है, अब मैं क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा। सभी के बीच अब अर्जुन भी आ गया। जब उसने जानकी जी की बात सुनी तो बोला, माँ, अगर मैं कुछ कहूँ तो क्या आप सुनेगी। तभी मान्यता ने उसे घूर कर देखा। अर्जुन ने फिर से कहा, पूछना तो पड़ता है ना। जानकी जी बोली, बेटा तुम कहो ना, क्या कहना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, माँ, आपकी कुलदेवी का मंदिर तो शहर और अंगद की शादी हम वहाँ करवा देते हैं, वहाँ से उनका आशीर्वाद लेकर हम घर पर आ जाएंगे, तो उसका पहला कदम शादी के बाद घर पर पड़ेगा। आप उसके बाद आप उसका गृह प्रवेश और आरती भी कर सकती हैं, जैसा आपने कहा। अर्जुन की बात सुनकर सभी उसका मुंह देखने लगे। तभी आरुष ने, जो अपने कमरे में जा रहा था, वो बाहर आया और बोला, क्या हो रहा है, किसकी शादी मंदिर में होगी। तभी जानकी जी ने कहा, अभी अभी अर्जुन ने हमें एक आइडिया दिया है। हमारे घर में ये रिवाज है कि बहू पहला कदम शादी के बाद कुलदेवी की पूजा करने के बाद ही अपने ससुराल में रखती है। इस वजह से हम कई दिनों से परेशान थे कि आखिर क्या करें, क्योंकि शहर हमारी बेटी है और हम इसी घर से उसकी शादी करना चाहते थे। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।